मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा दोबारा कि आज कार्यक्रम आज के बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। मैं भी अच्छा वो एक प्रैक्टिकल आपने पहले दिखा दिया। मेरा तो भाषण ही बदल गया। हम सबके बीच में उपस्थित जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम सबको भी मार्गदर्शन देते हैं, लोगों का जीवन सुधारते हैं, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हम सबके बीच में उपस्थित देवी स्वरूपा मेरी बहन, मैरिट कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई की है, वो समाज के लिए आज काम कर रही है, आदरणीय नीति सलूजा जी, मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश की महामंत्री, बहुत ही सहज और सुलभ आदरणीय दीदी भारती अग्रवाल जी, मेरी बहन आदरणीय कौशल्या रंजन जी, हमारी पार्षद है, आदरणीय जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं शैलेश जी जैन, इस सभागार में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई। ठाकुर साहब मुस्कुरा रहे हैं, समझिए मेरे लिए बोल रहे हैं। श्याम सिंह ठाकुर जी, आप सब जानते हो ना इनको, हमारे देश की धरोहर है। मेरे को लगता है कुछ समय बाद इनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा। आदरणीय अभिलाषा श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में उपस्थित भगवत रघुवंशी जी, विचित्र सेन जी, और जितने आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर दिया, जो चलते चलते अचल हो गया। सभागार में उपस्थित सभी बुजुर्ग माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार रहे जमीन पर। हम जिंदा है, नब्बे लोग हैं, लेकिन जिंदा है, लेकिन जिंदा रहना नहीं आता है। ये 4 लाइनें ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की। न रहो न निराश करो, न रहो न निराश। जीवन जीना शुरू कर दिया तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ प्यारे बच्चे, दिन भर में कितने साइन करते हो आपको? हम बैंक में जाते हैं, चेक पे साइन करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करते हैं, लेकिन एक यदि ललक अंदर आ गई हमारे कि हमारा साइन जो है ऑटोग्राफ बन जाए, तो ऑटोग्राफ बन सकता है। यहाँ लोग जो बैठे हैं, यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ जो बैठे हुए हैं, या जो भी महान लोग हुए हैं जितने भी हमारे देश में, जन्म के समय महान नहीं, वो भी हमारी तरह साधारण थे, लेकिन उन्होंने समय रहते सीखना शुरू किया और तय करा कि मुझे कुछ करना है। लेकिन उन्होंने ये भी तय किया कि मैं खुद ही जीऊंगा, जो आज के समय में एक भाव बन गया है, मैं और मेरा परिवार। नौकरियां छोड़ दी, कर में नहीं दी गई, शिवराज जी ने छोड़ा दी नौकरी, उन्होंने कहा नहीं तुमको नौकरी नहीं करनी। लेकिन सोचा नहीं था कि मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ। सफलता मिलने के बाद यदि हमने तय करा कि हमको तो जीवटता के साथ काम करना है, तो मैं चैलेंज देता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं इसको बहुत नजदीक से आज की तारीख में देख रहा हूँ। अचल से मेरी जब बात हुई थी तो मैंने कहा था कि
सकारात्मक जीवन जीने की आवश्यकता है। अचल भी बहुत परेशान था, कहीं कहीं जाता था, किसी से मिलता था, फिर वहां से नेगेटिविटी वो करके दिखा दिया, जिसको मैं आज कह सकता हूं कि आज ये जहां तक आया है, जिसको तो बहुत दूर जा रहा है। और बहुत दूर जब जाना है तो सकारात्मक भाव के साथ जाना है। मैंने इसको एक कहानी सुनाई जिसको याद होगा, वो कहानी मेरे को नया से याद आती, मैं आप लोगों को भी सुनाता हूं। एक लड़का जो है एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है, भीषण गर्मी का छांव थी, तो वो कल्प वृक्ष था। उसने कहा इतनी गर्मी पड़ रही है, काश थोड़ा सा पानी मुझको मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा था तो तुरंत पानी का गाढ़ा प्रकट हो गया। उसने पानी पी लिया, प्यास बुझी तो दूसरी प्यास जागृत हो गई। मुझे भूख लग रही है, तो पानी प्रकट हुआ, जब भोजन प्रकट हो जाता तो मैं मजा आ जाता। तो 56 भूख के खाली सामने प्रकट हो तो उसने भोजन कर लिया। भूख मिटी तो हमारे टाइम पे तो हम 60% मार्क्स आ जाए तो नाचने लगते थे, भोजन का मारे मेरी आई नहीं कभी, सेकेंड डिवीजन करता उसमें खुश जाते थे लोग, ऊपर से नाम देखते थे, नीचे से देखते थे। लेकिन आज तो बच्चे 98%, 99% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। उस सकारात्मकता में नकारात्मक क्यों आए? मैं तो कह रहा हूं कि हम यदि 35% मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं तो नेगेटिविटी क्यों आए? और बच्चों को ही यदि कोई समझा सकता है तो मैं कह सकता हूं कि बच्चे ही समझा सकते हैं। हम अपने मित्र को समझाएं, अपने पड़ोसी को समझाएं, कोई दिक्कत नहीं, तो चिंता मत करो, हम सब साथ में हैं। उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, जो काम अचल जी कर रहे हैं। लेकिन आज की रात में तो पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा नेगेटिव, क्या है देख वो बच्चा कहाँ जा रहा है, तू कहाँ है, वो देख तेरी बुआ की बेटी कहाँ जा रही है, चाचा का बेटा कहाँ जा रहा है। फिर वो कहीं और चला जाता है तो फिर आंसू बहाते। हमको हमारे बच्चों को क्या करना चाहता है वो तय करना चाहिए। देखें सर हमारे सुरेश जी यही बच्चों को यही बताते हैं, कोई जरूरत नहीं है। किसी देश को घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्यों हम सरकार के मुद्दे पर है। आपने किसी ने देखा है शेर की सवारी करते हुए तो किसी पुरुष को, किसी पुरुष ने देखा हो तो वो कर और नहीं देखा हो तो खुद करके देख लो। भगवान ने भी नहीं करी, कितने बड़े बड़े भगवान शूर राजा महाराजा शेर की सवारी नहीं करी। शेर की सवारी करी तो दुर्गा ने करी। और तो भारत माता के रथ में घोड़े नहीं जुटते हैं, उसमें भी शेर ही जुटते हैं। 10-10 शेर को प्राप्त कर सब तो एक ही होना चाहिए। दुर्गा के 8 हाथ हैं, सब एक है, लेकिन रावण के 10 सारे हाथ दो हैं, तो दोनों की गति देख लो क्या है। जिसके एक सारे हाथ ज्यादा वो ताकत है, वो शक्ति है, तो जिसके 10 सारे तो वहां आप देख लो। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो 10 दिमाग लग जाते हैं वो फेल हो जाते हैं किसी चीज। और अब सरकारें भी चिंता कर रही है। पहले दीदी आपने देखा होगा, पहले वरमाला नहीं हुआ करती थी, पहले वधुमाला हुआ करती थी। आपने सुने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा होगा, क्यों विचित्र है। पहले कन्या के हाथ में माला होती थी और वो बड़े बड़े राजा महाराजा सब बैठे रहते थे, वो माला लेके चलती, वो तय करती थी मुझे अपना वर्ग किसको बनाना। बाद में व्यवस्थाएं बदली और वधुमाला जो है वरमाला बदल गई। लेकिन अब फिर व्यवस्थाएं बदल गई। आजकल परिचय सम्मेलन हो रहा है, बेटियां तय करती कि मुझे किससे शादी करनी। अभी तो मैंने 2-3 एपिसोड देखे
समाचार पत्रों में और टेलीविजन में देखा कि शादी पक्की हो गई और पक्की होने का बारात घर में आ गई और लड़के वालों ने अनवांटेड जो मांगे रखी, लड़की ने कही जाओ वापस जाओ, तो शादी तो आप लोगों बेटियों की उस ताकत को जागृत करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बेटे खराब ही हैं। बेटे कम आए लेकिन बेटे भी बहुत जरूरी है, कीमती है। हनुमान जी भी तो बेटे ही किसी के, और हनुमान जी ने जो किया है वो किसके लिए किया? शक्ति को बचाने के लिए तो किया ही। सीता का पता किसने लगाया था? हनुमान जी ने लगाया था। हनुमान जी की अपनी महत्व है, दुर्गा की भी अपनी महत्व है। समाज में हम सामाजिक समरसता बनी रहे, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। हम जेंडर्स में आपस में विभक्त न करें किसी को। शिवराज जी ने बहुत अच्छा आंदोलन किया है कि बेटी बचाओ आंदोलन। शिवराज जी से बात हो रही थी कि बेटियां तो बचने लगी हैं, लेकिन वो आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है कि बच्चे बचाओ आंदोलन। बच्चों को सही तरीके से उनको सही शिक्षा दीक्षा मिल सके, शिक्षित हो जाए तो उसको संस्कारित हो जाए। यहाँ बेटे बैठे बहुत ईमानदारी से बताना कौन अपने माता पिता के रोज चरण छूता, लेकिन ईमानदारी से हाथ खड़े, बाकी कितने ईमानदारों ने नहीं छूता, नहीं हाथ। ये भी है हमारे देश की संस्कृति। लेकिन ये ताकत के अंदर आनी थी कि आज कल से छुएंगे। मेरी माँ से भी बोझ हो जाती है तो, लेकिन मैं सुबह जाके जब चरण छूता हूँ, भले रात को बहुत नाराज है, इतनी देर से आया, 2 बजे रात को खाना नहीं खाया तुमने और बात नहीं कर रही, लेकिन मैं चरण छूता हूँ तो मुंह से निकल ही आता है खुश रहो। खुश रहो तो सबके तरफ खुशी रहता है। छोटा सा उपहार है, बहुत कीमती उपहार है। आप लोग सब करके देखना, अपने बड़ों को जितने परिवार में भैया भाभी हैं, जो बड़े हैं सबको प्रणाम करना सीखो ना। टीचर्स बोलते हैं हमको गुरुजनों को प्रणाम तो आज नहीं पढ़ते, चरण छूते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, और इसलिए सकारात्मक भाव के साथ में भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो अचल जी चाहते हैं आप लोगों से, जो आपके बीच में काम करता है, उन्होंने आपको भी एक ट्रेनिंग दी कि पन्ना कोई सा भी खोलो, पूरा बच्चा हर्ष पूरी बात बता दे, ये ट्रेनिंग दी। लेकिन मेरी ट्रेनिंग और दे देता हूं आपको कि जीवन की किताब का कोई सा भी पन्ना खोलो, उसमें हम पूरी बात बता दें, सच्ची सच्ची बता दें। मैं इस बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक बेटा और एक बेटी बता देना। कोई बेटी बता सकती है वो क्या बनना चाहती है? बताओ, वही बैठ कर बताओ। पहले तो कुछ नहीं सोचा था मुझे क्या बनना, बट सर की क्लासेस के बाद मैं किसी की फेवरेट नहीं थी और बहुत सारे मिस्टेक करती रहती थी, बट अब मैं अच्छी बन गई हूँ। मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है, और सर ने मुझे सिखाया कि बोला नहीं जाता, जब उस लेवल पे पहुँच जाओ, जब सबको इनवाइट करो कि ये मैं बनना चाहती थी, आज मेरा सपना साकार हो गया, तो मैं बहुत कुछ। क्या नाम है आपका? मयूरी जैन। मयूरी ने बहुत अच्छी बात पूरा टाइटल सर को, सर को सर फेवरेट सर की दे। लेकिन मयूरी कुछ बनना चाहती है लेकिन बताना नहीं चाहती है ना? अब कोई बेटा बताए वो कौन बनना चाहता है? आप बताओ। आप नहीं बनाकर हमको उसने मनुष्य रूप में जन्म दिया है। ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। फिर उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है जो ज्ञात है और अज्ञात है, लेकिन उसने डेली डाला है तो भारत माता की गोद में डाला है। तो जब हम पर भगवान कृपा कर रहा है तो उस कृपा को, और हम कृपा को आगे बढ़ाएंगे, वाली कृपा नहीं तो कोई महाराज जी बुलाते हैं तो भीड़ इकट्ठा करना तो आसान हो गया है। कोई भीड़ इकट्ठा कर सकता है, मदारी भी हो जाता है, भीड़ इकट्ठा कर सकती है। लेकिन भीड़ कैसी है, लोग कैसे हैं, वो अचल नहीं कर सकती है। और इसलिए हम एक धैर्य लेकर काम करें।
ये हमारे जो रगों में रक्त बह रहा है, ये हमारे पूर्वजों का है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने सर कटाए हैं, शीश कटाए हैं, बच्चों को खोया है, माओ ने लालों को खोया है, बहनों ने भाई को खोया है। उन्हीं का रक्त तो हमारे अंदर रह रहा है और उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए हम सब पर यही अपेक्षा करी कि हम सच्चे हिंदुस्तानी बने और देश की सेवा करें। यदि मयूरी चाहती है मेरा गोल ये है तो मेरा एक गोल उसके बाद एक ये भी है कि पहले मैं हिंदुस्तानी बन जाऊँ। यदि मैं अधिकारी आता तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। यदि कोई टीचर बनना चाहता है तो निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ाएगा। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाकर अपने वाले को बता देता हूँ। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मजदूर लोग काम कर रहे थे, भरी दोपहर पत्थर को तोड़ रहे थे। एक अच्छे में से चिंतक ने मजदूर जाकर पूछा भाई क्या कर रहे हो? क्या बेवकूफ आदमी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? दोपहर का 1:30 बज रहा है, पत्थर तोड़ रहा हूं पसीने में, तुम मुझसे पूछ रहे क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है? नाराज हो। दूसरे से पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई साहब मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर में पूरे माता पिता है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, शाम को मुझे पैसा मिलेगा, उससे मैं अनाज खरीदूंगा, घर में खाना बनाऊंगा, बच्चों के पैर पर माता पिता का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। और तीसरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर चमक थी, उत्साह था। उसने कहा कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। अब यदि यूं देखें हम तो तीनों ही एक ही काम कर रहे हैं, तीनों ही पत्थर को तोड़ रहे हैं। समाज में ऐसे ही लोग हमको मिलने वाले हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो कह रहा है कि देखो कुछ काम नहीं इसलिए कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो हाजिर नहीं, कुछ काम नहीं, नौकरी लग नहीं रही है कहीं नहीं, तो चलो जिंदाबाद मुर्दाबादी करते। मालूम पड़ा कि वो मायावती आई है, उनकी बस लग गई तो चलो कचौड़ी खाने को। दूसरे दिन लालू प्रसाद जी आए, उनके साथ चले। तीसरे दिन मुलायम जी आया, चौथे दिन भगवत भाई ने कहा आपके साथ। कोई विजन नहीं है, बिना विजन के चले जा रहे हैं। और कुछ लोग तो राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए आते हैं कि चलो भगवत भाई के साथ जुड़ रहा है, सरकार है तो कहीं दुकान का रखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग इसलिए काम करते हैं कि उनको लग रहा है कि नहीं मुझे राष्ट्र के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, दीन दुखियों के लिए काम करना है। तो उस विजन के साथ यदि हमने काम करना शुरू करा तो आपको जीने का महत्व मालूम पड़ जाएगा। और यही जो अचल काम कर रही है काम आप लोग भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। देश को आजाद हुए काफी लंबा समय हो गया है और जब देश आजाद हुआ था तो कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी। मैं कविता नहीं बोलता लेकिन मैं उसको अपने शब्दों में मैंने ढाला। तो जैसे ही देश आजाद हुआ, बहुत दिन से परतंत्र था हमारा देश, तो सदाचरण का माहौल था। लेकिन किसी भी देश में वहां की व्यवस्थाएं राजनीतिकों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बड़ी खुशी थी, सब बहुत सदाचरण का माहौल था। एक दशक निकल गया, आजाद हुए तो सदाचरण का सद हट गया, सिर्फ आचरण रह गया। तो दूसरा दशक निकला तो आदि हट गया, तो चरण रह गया। मतलब अपने स्वार्थ के लिए चरण भी छूने लगे कि अपना काम हो जाए, बाकी तो मान जाए। एक दशक और निकल गया तो फिर चाबी निकल गया, क्या रह गया? रण मतलब होता रहा है। अब चरण छूना भी बंद कर दिया, लेकिन जिन चरणों को छू रहे थे वो खींचना शुरू कर दिया, लड़ने लगे। एक और दशक निकल गया तो रा भी निकल गया, क्या बचा? ना कुछ नहीं, मैं और मेरे अलावा कोई नहीं। एक और दशक निकल गया तो ना भी बचा, क्या बचा? बताओ ना। शून्य अर्थात जीरो। और वो लोग कहते हैं हाँ हमें फिर भी हीरो। लेकिन उस शून्य में रंग भरने का काम कोई करेगा तो आप लोग करेंगे, उसको सतरंगी बनाने का कोई काम करेगा तो मेरा युवा देश करेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश कोई है तो भारत है। और भारत का नेतृत्व जो आप कर रहे हैं वो भी आप ही की तरफ देख रहे हैं, अपनी तरफ खुद की तरफ भी नहीं देख रहे।
तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारा युवा जो है तो सारी बातों से धर्म जात पद सबसे ऊपर उठकर इस देश के लिए काम करे, और इसलिए विश्व में भी ये काम शुरू हो गया। मैं गया देख कर आया। कितनी लड़कियां थी सर उसमें? मुकेश सर, कितनी बेटियां थी? जो 40 बच्चियां। और कहां से आई थी? आदिवासी अंचल से आई थी। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि हम किसी के भरोसे जिंदगी नहीं जिएंगे, और उन्होंने कार का इंजन बनाना सीख लिया। कुछ बच्चियों को तो कंपनी बांध ले गई। और जो उनके पति कुछ नहीं कर रहे थे, आजकल बच्चियों से भी काम करवा रहे हैं नौकरी पे। और छोटी मोटी तनख्वाह पे नहीं बहनों। मेरे को देखकर खुशी हुई उनको, जब बीच में जाकर बैठा मुझे लगा कि कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं। पूर्णतः संस्कारी बेटी। इसलिए प्यारे बच्चों, बस हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, हम संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिएंगे तो मुझे लगता है जीवन हमारा श्रेष्ठ होगा। मुझे क्योंकि जाना है, मैंने स्टेशन में बोला था कि मैं टुकूंगा काम नहीं दे, लेकिन कल मेरी मीटिंग आ गई, मुझे अभी 4 बजे निकलना है। बहुत सारी बातें मेरे को आपके बीच में करनी थी, तो इतना ही मैं कहूँगा। न मुँह छुपा कर जियो, न सब झुका कर जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा कर जियो। आपको इतना बहुत बताना चाहूंगा भैया, यहाँ केवल भोपाल के बच्चे नहीं है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी बच्चे आए हैं केवल आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। की सोच है यहाँ पे, ये पीछे डेरसिया वाले बच्चे। कहाँ से आप लोग? कहाँ से? जगह का नाम बताओ बेटा। नजरियाबाद का है कोई यहाँ पे? नजरियाबाद जी। आप आए भैया, उसके थैंक यू सो मच। आप